गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संक्रमण धातु संकुलों में बंधन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में अपन ने अष्टफलकीय संकुलों में किस तरीके से धातु डी कक्षकों का विपाटन होता है इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि चतुष्फलकीय संकुलों में किस तरीके से डी कक्षकों का विपाटन होता है। चूंकि पूर्व की क्लास में अपन ने अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन के साथ साथ किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा, किस तरीके से CFSC की गणना होगी अष्टफलकीय संकुलों के लिए, उसके बारे में चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कि चतुष्फलकीय संकुलों में किस तरीके से धातु के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका विपाटन या स्प्लिटिंग होगी। अब ध्यान रखिएगा, धातु के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, धातु के डी ऑर्बिटल्स मैंने पहले चर्चा कर चुका कि धातु के डी ऑर्बिटल्स दो टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स और दूसरे कहलाते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। यानी धातु के डी ऑर्बिटल्स की बात करूं तो मेटल डी ऑर्बिटल्स आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। एक आ जाते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल्स और दूसरे आते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ये एक्सियल डी ऑर्बिटल हैं वो सामान्यतः आपके हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरे डी जेड स्क्वायर। और नॉन एक्सियल की बात करूं तो वो आते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब ध्यान रखना, ये दो कक्षक हैं तो इनको हम कह देते हैं डबली डीजनरेट कक्षक, डबली डीजनरेट कक्षक, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और ये कहलाते हैं ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इनको शॉर्ट में अपन EG और इन्हें T2G कक्षक के नाम से भी जानते हैं, इन्हें EG तथा T2G कक्षकों के नाम से भी जानते हैं। EG यहां G शब्द तभी काम में लेना है जब क्या हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो तभी ये शब्द काम में आएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऐसी स्थिति में जी टर्म काम में नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है तब ऐसी स्थिति में जी टर्म काम में लेनी है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में चूंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं रहती है तब ऐसी स्थिति में जी शब्द काम में नहीं आएगा। अब देखिए, चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन की बात करनी है तो अष्टफलकीय संकुलों की भांति ही चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को यानी डी कक्षकों की स्प्लिटिंग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को जानने के लिए माना कोई घन है, क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन रखा हुआ है। क्यूब है, क्यूब के सेंटर पर कौन है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब ये जो चूंकि क्यूब की बात करते हैं ये आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन, साथ ही ये जो सेंट्रल मेटल आयन है, एटम है, ये अक्षों के मिलन बिंदु पर भी है। जो किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए जो एक्सिस काम में ली जाती है, एक्स एक्सिस पोजीशन को दर्शाने के लिए वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस, तो इन अक्षों के मिलन बिंदु पर भी क्या उपस्थित है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन उपस्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स एक्सिस वाई और जेड वाला है तो ऐसी स्थिति में इस क्यूब के जो 8 कोने हैं, चूंकि एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, प्रत्येक अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पर क्या उपस्थित रहता है, लिगेंड उपस्थित है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका लिगेंड उपस्थित है, इसका अल्टरनेट ये लिगेंड उपस्थित है एक को छोड़कर, ऐसे ही ये लिगेंड उपस्थित है, ऐसे ही आपका ये लिगेंड उपस्थित है। अगर मैं इनको मैच करवा देता हूं, मिला देता हूं, तब ऐसी स्थिति में जो ज्योमेट्री बनेगी वो कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण होगा। ये कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण होगा। इसको इस तरीके से व्यक्त कर देता हूं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो एक क्यूब में रखी हुई है उस क्यूब के हिसाब से व्यक्त की गई है, ये आपका टेट्राहेड्रल। अब ध्यान देना, इस टेट्राहेड्रल को देखने पर, क्यूब में जो टेट्राहेड्रल रखा हुआ है उसको देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आने वाले जो लिगेंड्स हैं न तो इन अक्षों से ऊपर से आ रहे हैं और न ही अक्षों के एकदम बिल्कुल मध्य से गुजर रहे हैं। अपन ये भी नहीं कह सकते कि अक्षों के बिल्कुल बीचों बीच हैं। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि जहां अपन ने दो लिगेंड्स की बात की थी मेटल डी ऑर्बिटल्स की, एक्सियल
डी ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो ऐसी स्थिति में एक्सियल डी ऑर्बिटल्स वो डी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें आने वाला जो डी ऑर्बिटल्स, ऐसे डी ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, अक्षों के ऊपर ज्यादा होती है। यानी मैं इनको ऐसे भी कह सकता हूं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस यानी अक्षों के ऊपर से, और इन्हें मैं कह सकता हूं इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस यानी अक्षों के मध्य में, ये अक्षों के मध्य में। तो ऐसी स्थिति में चतुष्फलकीय संकुलों की बात करता हूं तो चतुष्फलकीय संकुलों में आने वाला लिगेंड न तो अक्षों के ऊपर से गुजर रहा है और न ही अक्षों के मध्य से। अब ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन के आधार पर यह व्यक्त किया गया कि सामान्यतः जो T2 है, T2 कक्षक है, T2 जो ऑर्बिटल्स है उसकी लोब, मेटल तथा लिगेंड इन तीनों के मध्य का जो बॉन्ड एंगल है वो 35 डिग्री 16 मिनट का है, जबकि ई मेटल तथा लिगेंड के मध्य का जो बॉन्ड एंगल है वो 55 डिग्री 44 मिनट का है। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि इससे, इस कैलकुलेशन से स्पष्ट हो रहा है कि सामान्यतः जो T2 और लिगेंड वाला है, यानी ये आपका सेंटर का मेटल एटम, यहां लिगेंड, इधर T2 ऑर्बिटल की लोब, तो ऐसी स्थिति में ई कक्षक की तुलना में, ई ऑर्बिटल्स की तुलना में T2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के ज्यादा पास में हैं। और जैसे ही अपन ने ये पढ़ा है कि लिगेंड जितना ज्यादा जिस धातु कक्षक के पास में होगा उसमें स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होने पर सामान्यतः उसकी ऊर्जा का मान इंक्रीज हो जाता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः इसके फलस्वरूप ये जो चतुष्फलकीय संकुलों में जो T2 कक्षक हैं वो उच्च ऊर्जा के यानी हाई एनर्जी के होंगे, जबकि ई जो कक्षक हैं वो लोअर एनर्जी के होंगे, लोअर एनर्जी के। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि सामान्यतः लिगेंड जितना ज्यादा पास में होगा रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा, फलस्वरूप उसकी ऊर्जा का मान उतना ही अधिक बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि चतुष्फलकीय संकुलों में जो धातु के डी कक्षक हैं वो दो भागों में स्प्लिट होते हैं, ई तथा T2। इनमें से T2 हायर एनर्जी का होगा जबकि ई निम्न ऊर्जा का। उसका कारण है कि ई तथा मेटल लिगेंड के मध्य बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जबकि T2 तथा लिगेंड के मध्य का बॉन्ड एंगल कम है। फलस्वरूप ऐसी स्थिति में T2 कक्षक उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं जबकि ई कक्षक निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। इसको मैं इस तरीके से एक डायग्राम के माध्यम से भी व्यक्त कर सकता हूं कि इनमें स्प्लिटिंग किस तरीके से हो। अब ध्यान रखिएगा, जब धातु स्वतंत्र अवस्था में होता है यानी किसी के साथ बंध नहीं बनाता है, तब ऐसी स्थिति में धातु के जो पांचों डी कक्षक हैं, 5 डी कक्षक हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स, ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम, एनर्जी सेम होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड पास आना स्टार्ट करता है तो ऐसी स्थिति में लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के फलस्वरूप इन धातु के डी कक्षकों में स्प्लिटिंग होना प्रारंभ हो जाती है। माना ये वाली कंडीशन है, धातु के ये 5 डी कक्षक हैं, 1 2 3 4 5, ये मेटल डी ऑर्बिटल्स, मेटल डी ऑर्बिटल्स। कब, जब फ्री स्टेट में हो, फ्री स्टेट मेटल यानी किसी के साथ बंध नहीं बनाया हुआ हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, तब धातु के इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या रहती है, समान। जैसे ही लिगेंड आना पास स्टार्ट करता है, ये मेटल को मैं इंडिकेट करता हूं, जैसे ही लिगेंड आना स्टार्ट करता है धातु के इन पांचों डी कक्षकों की एनर्जी राइज अप होना स्टार्ट हो जाती है। उसका कारण है कि स्पेरिकल या कंडीशन बनेगी। जैसे ही 5 डी कक्षक हैं ये उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। कब, जब धातु के चारों ओर स्पेरिकल एनवायरनमेंट उपस्थित हो। ये आपके 2 3 4 5। कब, जब धातु के चारों ओर स्पेरिकल एनवायरनमेंट हो। स्पेरिकल एनवायरनमेंट का मतलब है कि धातु के चारों तरफ लिगेंड आना प्रारंभ होगा। जैसे ही लिगेंड धातु के साथ जुड़कर, जैसे 4 संख्या में जुड़कर ज्योमेट्री का निर्माण करेगा, यानी चतुष्फलक की ज्योमेट्री का निर्माण करेगा, ये धातु के जो डी ऑर्बिटल्स हैं 2 भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। चूंकि अभी अपन ने जाना है कि सामान्यतः T2 जो कक्षक है वो ज्यादा रिपेल करेंगे किसकी तुलना में, ई कक्षकों की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में T2 कक्षकों की ऊर्जा का मान तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। T2 में ट्रिपली डी जनरेट, एक कक्षक, दूसरा कक्षक और ये तीसरा कक्षक। और ई जो कक्षक हैं वो सामान्यतः है निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। ये आपका 1 और ये 2 कक्षक। ये आपका बेरी सेंटर है,
बेरी सेंटर, ये ई कक्षक ई ऑर्बिटल और ये आपका T2 ऑर्बिटल। अब ध्यान रखना, इस बेरी सेंटर गुरुत्व केंद्र के नियमानुसार अपन ने ये जाना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल अकॉर्डिंग टू, तो ऐसी स्थिति में इस बेरी सेंटर से ये जो ई कक्षक हैं वो निम्न ऊर्जा के हैं, जबकि T2 कक्षक उच्च ऊर्जा के हैं। ये जो ई कक्षक हैं ये 6 dq या 0.6 डेल्टा टी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो इनको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये आपका -0.6 डेल्टा टी और 6 dq, और ये सामान्यतः है 0.4 डेल्टा टी और 4 dq ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, क्योंकि उच्च ऊर्जा का है। तो कुल ओवरऑल जो एनर्जी होती है उस ओवरऑल एनर्जी को डेल्टा टी यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। यहाँ डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है। तो ऐसी स्थिति में इंडिकेट होता है कि सामान्यतः है ये जो दोनों कक्षक हैं, इन दोनों कक्षकों में अगर इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और जैसे ही ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः ई तथा T2 कक्षकों में असमान वितरण इलेक्ट्रॉनों का भरा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप तंत्र को क्या प्राप्त होगी, स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। और जैसे ही तंत्र को स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, सामान्यतः ये जो स्टेबिलिटी किसके फलस्वरूप आई है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के फलस्वरूप, तो इस स्प्लिटिंग को अपन क्या कह देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE कहा जाता है। और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE की कैलकुलेशन करने के लिए, चतुष्फलकीय संकुलों में CFSE की कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया रहता है, जिस तरीके से अष्टफलकीय संकुलों के लिए ज्ञात करते हैं। ये आपकी CFSE इज इक्वल टू, चूंकि निम्न ऊर्जा के -0.6 NE प्लस 4 NT2 डेल्टा टी प्लस NP, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, CFSE इज इक्वल टू -6 NE प्लस 4 NT2 10 DQ प्लस MP, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां ये जो CFSE है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज के लिए है, तो T से इंडिकेट कर देता हूं। 0.6 NE, यहां जो N है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, Ne है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल्स, जबकि T2 की बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल्स। तो यानी T2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का किस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यहां जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी या 10 DQ डेल्टा टी, ये इंडिकेट करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। यहां जो CFSE लिखी है ये कहलाती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। यहां जो M इंडिकेट करता है ये नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है, और यहां P क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। P क्या है, पेयरिंग एनर्जी। अब मैंने आपको बताया कि सामान्यतः है T2 तथा E कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को अगर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तब ऐसी स्थिति में हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, और ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप तंत्र को स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। उस ऊर्जा के उत्सर्जन के फलस्वरूप जो स्टेबिलिटी प्राप्त होती है उसको हम कह देते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, और CFSE शॉर्ट में उसे कहते हैं। CFSE की कैलकुलेशन करने के लिए यह फॉर्मूला काम में लिया जाता है। अब ध्यान रखना, मैं अगर चतुष्फलकीय तथा इन दोनों की बात करता हूं, तब ऐसी स्थिति में अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय की बात करें, तब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, चतुष्फलकीय संकुलों में जो लिगेंड्स आते हैं वो न तो अक्षों के ऊपर से आते हैं, न ही अक्षों के मध्य में से आते हैं, जबकि अष्टफलकीय संकुलों में अपन ने जाना था कि जो आने वाले लिगेंड्स हैं वो अक्षों के ऊपर से गुजरते हैं। तो ऐसी स्थिति में अक्षों के ऊपर से गुजरने के फलस्वरूप अक्षों पर जो लिगेंड्स हैं वो
अक्षों की ओर से आने वाले लिगेंड्स धातु के अक्षों पर उपस्थित जो लोब्स हैं धातु डी ऑर्बिटल्स की, वो ज्यादा रिपेल होती है। कहने का मतलब है कि जो एक्सियल लिगेंड्स हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं, वो आने वाले लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन करते हैं, फलस्वरूप उनमें स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि चतुष्फलकीय में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, फलस्वरूप इनकी स्प्लिटिंग अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में कम होती है। अगर मैं इनको समग्र रूप से दर्शाना प्रारंभ करूं तो ये माना मैंने, ये आपके धातु के 5 डी कक्षक समभ्रंश अवस्था में, जब धातु के साथ कोई लिगेंड नहीं जुड़ा हो, और जैसे ही लिगेंड जुड़कर ज्योमेट्री बनेगी, एक तरफ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ टेट्राहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल की बात की तो मान लीजिए ये आपका ई कक्षक, चूंकि उच्च ऊर्जा के, चूंकि इनकी लोब अक्षों के ऊपर होती है, फलस्वरूप ये आने वाले लिगेंड से ज्यादा रिपल्सन करते हैं। इनकी लोब अक्षों के बीच में होती है, ये कम रिपल्सन करते हैं। ये 3 संख्या में, ये कहलाते हैं T2G कक्षक और ये कहलाते हैं EG कक्षक। कब? अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेज में। जी यहां मैं लिख देता हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेज, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज बेरी सेंटर्स हैं। इनकी एनर्जी यानी ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं -0.4 डेल्टा O, और ये ऊर्जा का अवशोषण करते हैं 0.6 डेल्टा O। और ओवरऑल, या इसको कई बार 6 DQ भी लिखा जा सकता है, इसको 4 DQ भी लिखा जा सकता है, और ओवरऑल एनर्जी होती है वो डेल्टा 0 या 10 DQ के बराबर होती है, डेल्टा O। क्लियर? ऐसे ही ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। कब? जब धातु किसी के साथ नहीं जुड़ा हो। एक तरफ अष्टफलकीय संकुल का निर्माण किया, दूसरी तरफ चतुष्फलकीय संकुल। जैसे ही चतुष्फलकीय संकुल जुड़ेंगे, तब ऐसी स्थिति में ये धातु के 3 कक्षक उच्च ऊर्जा के, धातु के 3 कक्षक उच्च ऊर्जा के, इनको मैं इस तरीके से व्यक्त कर देता हूं। ये 3 कक्षक, ये आपके 2 कक्षक, जो ई कक्षक। चूंकि सामान्यतः इनमें रिपल्सन इनकी तुलना में कम होता है, क्योंकि मैंने बताया कि बॉन्ड एंगल का मान यहाँ ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है, तो बॉन्ड एंगल का मान कम होने पर ये कम रिपल्सित होंगे, फलस्वरूप इनकी ऊर्जा का मान निम्न रहेगा। ये आपका बेरी सेंटर, इसकी एनर्जी का मान वही, इसी का जस्ट रिवर्स आपको करना है। इसको इस तरीके से थोड़ा सा सही दिखे। इनकी एनर्जी का मान है वो 6 DQ या फिर 0.6 माइनस का 0.6 डेल्टा T, और इनकी एनर्जी का मान ये आपका हो जाता है 4.4 डेल्टा T और 4 DQ। ओवरऑल जो एनर्जी है वो कहलाती है डेल्टा T के बराबर। अब ध्यान रखना, इनमें जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है वो इनकी तुलना में बेहद कम है। कारण क्या है कि सामान्यतः इनमें तो जो आने वाले लिगेंड्स हैं वो धातु डी कक्षकों एकदम सिद्ध में से आते हैं, जबकि इनमें न तो टी कक्षकों के एकदम सिद्ध में आते हैं और न ही सामान्यतः आपके न तो T2 कक्षकों के एकदम सिद्ध में आएंगे और न ही ई कक्षकों के एकदम सिद्ध में आते हैं। फलस्वरूप इनमें जो रिपल्सन होगा वो कम रिपल्सन लगेगा, और कम रिपल्सन लगने पर फलस्वरूप इनकी स्प्लिटिंग कम होगी। साथ ही अष्टफलकीय संकुलों में जो लिगेंड है वो 6 संख्या में होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में जो लिगेंड्स हैं वो सामान्यतः 4 ही संख्या में है। तो लिगेंडों की संख्या भी 4 कम है, तो ऐसी स्थिति में इनमें रिपल्सन कम है, फलस्वरूप इनमें जो स्प्लिटिंग होती है वो अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया कि सामान्यतः अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में चतुष्फलकीय संकुलों की स्प्लिटिंग कम है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य अगर रिलेशन देखा जाए तो ये रिलेशन होता है डेल्टा T = 4/9 डेल्टा 0 या डेल्टा OB। इसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा T = 0.4 डेल्टा O, यानी कहने का मतलब है कि लगभग आधी स्प्लिटिंग होती है किसकी तुलना में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की तुलना में। किसमें, चतुष्फलकीय संकुलों में। ये रिलेशन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है डेल्टा O और डेल्टा T के मध्य क्या संबंध है।
तो डेल्टा ओ का भी आपस में संबंध, डेल्टा टी डेल्टा ओ की तुलना में छोटा है, इसीलिए यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इसकी तुलना में क्या है, कम है। अब देखिए ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं D1 से लेकर D10 तक की, चूंकि मैंने बताया कि सामान्यतः अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में ज्यादा होता है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि चतुष्फलकीय संकुलों में विपाटन कम होता है। फलस्वरूप ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करते हैं, जबकि सामान्यतः ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, हाई स्पिन भी होते हैं और लो स्पिन भी। वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का लिगेंड्स आ रहा है। इनमें चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का हो और चाहे वीक फील्ड का, दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करेंगे। उसका रीजन ये है कि इनमें सामान्यतः क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान क्या होता है, कम होता है। अब D1 से D10 तक की अगर मैं बात करूं, D1 से D10 तक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिलअप करने की, तो ध्यान रखिएगा ये आपका धातु के 5 डी कक्षक जो D1 को इंडिकेट करेंगे, तो इनको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ये धातु के 3 T2 कक्षक और ये आपके 2 E कक्षक, ये आपका बेरी सेंटर। अब ध्यान रखिएगा अगर मैं D1 की बात करता हूं, D1 ऑर्बिटल की, तो इसका मतलब है कि D1 में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वो E कक्षक में भरा जाएगा, और जैसे E कक्षक में जाएगा, ये E कक्षक, ये आपका T2 कक्षक E कक्षक में है, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में रहेगा, तो ऐसी स्थिति में D1 के लिए अगर मैं CFSC की कैलकुलेशन करूं तो CFSC T यानी D1 के लिए, तो ऐसी स्थिति में -0.6 गुणा 1, क्योंकि अपन ने लिखा है CFSC T इक्वल टू -0.6 NE प्लस 4.4 NT2 डेल्टा T प्लस MP। तो ऐसी स्थिति में 0.46 NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 प्लस 0.4 गुणा NT2 क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब 0, और ये डेल्टा T, चूंकि पैर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए m की संख्या क्या है, 0 गुणा p। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए मान आएगा तो 0.6 डेल्टा t का मान, यानी D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मान कितना आ गया, 0.6 डेल्टा t। ऐसे ही D2 के लिए मैं अगर बात करूं तो ऐसी स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में CFSC की कैलकुलेशन होगी, तो CFSC D2 के लिए कैलकुलेट करने पर -0.6 गुणा 2, और ये मान आ जाएगा -1.2 डेल्टा t, चूंकि बाकी का रेस्ट क्या रहेगा, 0। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, चूंकि मैंने कहा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उच्च चक्रण संकुल, अब ऐसी स्थिति में आपको CFSC कैलकुलेट करनी है, तो T गुणा -0.6 गुणा 2 प्लस 0.4 गुणा 1 और डेल्टा T। तो ऐसी स्थिति में -1.2 प्लस 0.4 डेल्टा T, और इसको कैलकुलेट करोगे तो -0.8 डेल्टा T, ये D3 विन्यास के लिए आ जाएगा। ऐसे ही D4, D5, D6, D10 आदि के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसानी से इनकी गणना कर सकते हैं। ये था टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संकुलों में D कक्षकों का विपाटन, और विपाटन के फलस्वरूप अपन किस तरीके से उन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन युक्त जो संकुल हैं उनमें CFSC की मान कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग के बारे में। थैंक यू।